जरूर प्रस्तुत है मुल्ला नसरुद्दीन एपिसोड चमत्कारी बीज का रहस्य का एक विस्तृत संस्करण जो लगभग शब्दों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। इस कहानी में हम उस घटना को और गहराई से देखेंगे जिसमें मुल्ला ने अपनी सूझबूझ से एक धोखेबाज सौदागर का पर्दाफाश किया था। मुल्ला नसरुद्दीन एपिसोड चमत्कारी बीज का रहस्य। अध्याय 1। अकशहर में एक अजनबी और उसकी लुभावनी बातें। अकशहर का शांत छोटा सा शहर अपनी सामान्य धीमी गति से जीवन जी रहा था। सुबह की सुनहरी धूप खेतों पर पड़ रही थी। किसान अपने हल और बैल लेकर निकल चुके थे और बाजार में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने वफादार गधे सुल्तान पर सवार रोज की तरह बाजार की ओर जा रहे थे। आज उनकी पत्नी फातिमा ने उन्हें कुछ विशेष मसाले और घर का जरूरी सामान लाने की हिदायत दी थी। मुल्ला का मन थोड़ा अलसाया हुआ था, लेकिन बाजार की रौनक उन्हें हमेशा पसंद आती थी। सुल्तान, मुल्ला ने अपने गधे के कान में फुसफुसाया, आज बाजार में कुछ नया देखने को मिलेगा क्या? रोज वही दाल चावल, वही सब्जियां। कभी कभी तो लगता है जिंदगी एक ही धुन पर अटकी हुई है। सुल्तान ने आदतन अपने कान फड़फड़ाए, जैसे कह रहा हो, मालिक आप तो हमेशा कुछ नया ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही वे बाजार के मुख्य चौक पर पहुंचे, मुल्ला ने देखा कि आज कुछ असामान्य भीड़ थी। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर उत्तेजना और कौतूहल से बातें कर रहे थे। चाय की दुकान पर, जहां आमतौर पर गांव के बड़े बूढ़े हुक्का गुड़गुड़ाते और दुनिया जहान की बातें करते थे, आज युवा और अधेड़ उम्र के लोग भी जमा थे और सबकी जुबान पर एक ही नाम था, जफर सौदागर। क्या माजरा है भाई इस्माइल? मुल्ला ने चाय वाले से पूछा, जो बड़ी फुर्ती से ग्राहकों को चाय परोस रहा था। आज तुम्हारी दुकान पर इतनी रौनक कैसे? क्या मुफ्त में शहद वाली चाय पिला रहे हो? इस्माइल ने पसीना पोंछते हुए कहा, अरे मुल्ला जी, आप कहाँ थे? पूरे शहर में तो जफर सौदागर के ही चर्चे हैं। कहता है वह दूर देश से चमत्कारी बीज लेकर आया है, ऐसे बीज जो किस्मत बदल दें। चमत्कारी बीज? मुल्ला ने अपनी एक भौं आश्चर्य से ऊपर उठाते हुए कहा, कैसे चमत्कार भाई? क्या इन बीजों से सोने के पेड़ उगते हैं या आसमान से अशर्फियों की बारिश होती है? पास ही खड़ा एक किसान, जिसका नाम रहमान था और जो अपनी सीधी सादी बातों के लिए जाना जाता था, बोला, नहीं मुल्ला जी, कहते हैं ये बीज ऐसे हैं कि इन्हें बोने से जो फसल उगती है वह न केवल 10 गुना ज्यादा होती है, बल्कि उसे खाने से हर बीमारी दूर हो जाती है और आदमी 100 साल जीता है। सोचिए मुल्ला जी, 100 साल। रहमान की आंखों में एक भोली सी चमक थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। 100 साल जीना और बीमारियां दूर होना, यह तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। और यह जफर सौदागर कहाँ मिलेगा? मैं भी तो उसकी करामात देखूं। अध्याय 2। सौदागर का मंच और उसका मायावी जाल। लोगों ने बताया कि जफर सौदागर ने शहर के बाहर नदी किनारे वाले बड़े मैदान में अपना डेरा जमाया है। मुल्ला सुल्तान को लेकर उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई और ग्रामीण भी उसी दिशा में जाते हुए मिले। सबके चेहरों पर आशा, लालच और थोड़ी सी शंका का मिलाजुला भाव था। कुछ लोग अपनी पत्नियों और बच्चों को भी साथ लिए जा रहे थे, जैसे किसी मेले में जा रहे हों। नदी किनारे पहुंचकर मुल्ला ने देखा कि वहां सचमुच एक छोटा मोटा बाजार सा लग गया था। जफर सौदागर, एक लंबा छरहरा आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी और चमक थी, ने एक ऊंचा मंच बनवा रखा था। उसने रंग बिरंगे विदेशी रेशमी कपड़े पहन रखे थे और सिर पर एक शानदार पगड़ी बांधी हुई थी, जिस पर एक नकली सा मोरपंख लगा था। उसके मंच के चारों ओर कुछ हट्टे कट्टे रौबदार दिखने वाले सहायक खड़े थे, जो भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। मंच पर जफर के सामने एक छोटी सी
नक्काशीदार लकड़ी की संदूकची रखी थी, जिसे वह बड़े रहस्यमयी ढंग से कभी खोलता तो कभी बंद करता। वह अपनी मधुर और सम्मोहक आवाज में बोल रहा था और लोग मंत्रमुग्ध से उसे सुन रहे थे। अक्षहर के भाग्यशाली वासियों, जफर ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मैं जफर पूर्व के रहस्यमय पहाड़ों और जादुई वादियों से चलकर आप सबके लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह कोई साधारण बीज नहीं, यह अमृत संजीवनी बीज है। स्वयं देवताओं ने इसे अपने हाथों से सींचा है और इसमें अपनी दिव्य शक्ति भरी है। वह नाटकीय ढंग से संदूकची खोलता और उसमें से कुछ बैंगनी रंग के चमकते हुए बीज निकालकर हवा में दिखाता। धूप में वे बीज अजीब तरह से चमकते थे, जैसे उनके अंदर कोई रोशनी कैद हो। देखो, इनकी आभा देखो, इनकी दिव्यता को महसूस करो, जफर चिल्लाता। जो किसान इन बीजों को अपनी जमीन में बोएगा, उसकी फसल 10 गुना नहीं 20 गुना बढ़ेगी। उसके खेत सोने से लद जाएंगे। जो परिवार इन बीजों से उगी फसल खाएगा, उसके घर से बीमारियां कोसों दूर भाग जाएंगी। बच्चे बलवान होंगे, बूढ़े जवान हो जाएंगे और हर कोई सुख शांति से 100 वर्ष से भी ज्यादा जिएगा। भीड़ में एक फुसफुसाहट फैल गई। 20 गुना फसल, बीमारियां दूर, 100 साल की उम्र, यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन जफर की बातों में ऐसा जादू था कि लोग उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे। एक बुजुर्ग किसान, चौधरी दीनदयाल, जो अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे, ने हिम्मत करके पूछा, सौदागर साहब, इन अद्भुत बीजों की कीमत क्या है? हम गरीब किसान इन्हें कैसे खरीद पाएंगे? जफर ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। चौधरी जी, इन अमूल्य बीजों की कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। ये तो अनमोल हैं। लेकिन चूंकि मैं इतनी दूर से सिर्फ आप लोगों का भला करने आया हूं और रास्ते में मेरे काफिले का भी काफी खर्च हुआ है, इसलिए मैं आप सबसे बस एक छोटी सी गुरुदक्षिणा लूंगा। एक बीज, मात्र एक सोने की अशर्फी। एक सोने की अशर्फी भीड़ में जैसे करंट दौड़ गया। यह रकम अक्षहर के आम किसानों के लिए बहुत बड़ी थी। कई लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। लेकिन जफर ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज और भी मीठी हो गई। मेरे प्यारे भाइयों, एक अशर्फी की कीमत पर मत जाइए। सोचिए, आज आप एक अशर्फी खर्च करेंगे और कल आपके पास सैकड़ों अशर्फियों की फसल होगी। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा। क्या यह सौदा महंगा है? क्या आप अपनी और अपने परिवार की खुशी के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? उसने कुछ ऐसे लोगों की ओर इशारा किया जो शायद उसके ही आदमी थे और भीड़ में मिले हुए थे। वे आगे बढ़े और चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, यह सौदा तो बहुत सस्ता है, हम जरूर खरीदेंगे ये बीज। मुल्ला नसरुद्दीन, जो एक पेड़ की छाव में खड़े यह सारा तमाशा देख रहे थे, ने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दबाई। उन्होंने देखा कि कैसे जफर लोगों की भावनाओं, उनके डर, उनकी आशाओं और उनके लालच के साथ खेल रहा था। कुछ अमीर जमींदार जो अपनी दौलत और बढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़कर बीज खरीदने लगे। उनकी देखा देखी कुछ मध्यम वर्गीय किसान भी, जो शायद अपनी पत्नी के गहने या अपनी जमा पूंजी लेकर आए थे, कतार में लगने लगे। मुल्ला ने अपने पास खड़े एक युवा किसान कासिम से पूछा, कासिम भाई, तुम भी यह बीज खरीदोगे? तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, घर में और भी खर्चे होंगे। कासिम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या करूं मुल्ला जी, सब खरीद रहे हैं। अगर यह सचमुच चमत्कारी निकला और मैं पीछे रह गया, तो फातिमा, उसकी पत्नी, मुझे ताने मार मार कर मार डालेगी। और अगर सच में बीमारियां दूर होती हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? मुल्ला ने सिर हिलाया।
हमत यह पीछे रह जाने का डर और दूसरों की देखा देखी करने की आदत इंसान को कहां कहां नहीं ले जाती। अध्याय 3 मुल्ला की चुनौती और सौदागर की चालाकी। मुल्ला नसरुद्दीन को यह सब देखकर रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि यह सौदागर सरासर झूठ बोल रहा है और भोले भाले गांव वालों को ठग रहा है। उन्होंने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। 1 मिनट सौदागर साहब, मुल्ला की आवाज भीड़ के कोलाहल में उभरी। जफर, जो अपनी सफलता पर इतरा रहा था, थोड़ा चौंका। उसने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी, जिसके साथ एक मरियल सा गधा खड़ा था, उसे संबोधित कर रहा था। कौन हो तुम? बूढ़े जफर ने थोड़ा एरोगेंट लहजे में पूछा। क्या तुम भी अमृत संजीवनी बीज खरीदना चाहते हो? जल्दी करो, बीज खत्म होने वाले हैं। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम नसरुद्दीन है और मैं इसी शहर का एक आम नागरिक हूं। बीज खरीदने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आप इजाजत दें तो। जफर के माथे पर बल पड़ गए। उसे इस तरह के हस्तक्षेप की आदत नहीं थी। सवाल? कैसे सवाल? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? यकीन तो करना चाहता हूं, सौदागर साहब, मुल्ला ने कहा, लेकिन मेरी अक्ल कुछ बातें मानने को तैयार नहीं। आपने कहा कि ये बीज देवताओं ने सींचे हैं। क्या आप उन देवताओं से हमारी मुलाकात करवा सकते हैं? या कम से कम उनका कोई प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। जफर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मूर्ख बूढ़े, देवताओं के प्रमाण पत्र नहीं होते, उनकी कृपा महसूस की जाती है। इन बीजों की चमक ही उनका प्रमाण है। मुल्ला ने हार नहीं मानी। अच्छा, मान लिया। आपने कहा कि इन बीजों से 20 गुना फसल होगी। क्या आपने खुद इन बीजों को उगाकर देखा है? क्या आपके पास ऐसी कोई फसल का नमूना है जो आप हमें दिखा सकें? जफर थोड़ा घबराया। नमूना? मैं इतनी दूर से नमूना कैसे लाता? और ये बीज इतने कीमती हैं कि मैं इन्हें रास्ते में बर्बाद नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा वचन ही काफी है। आपका वचन? मुल्ला ने कहा। सौदागर साहब, वचन तो हवा में उड़ जाते हैं। हम किसान लोग तो आंखों देखी चीज पर विश्वास करते हैं। और एक बात, अगर ये बीज इतने ही चमत्कारी हैं और इतनी ज्यादा फसल देते हैं, तो आप इन्हें इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रहे हैं? आप तो खुद इनकी खेती करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे। यह सवाल सुनकर भीड़ में भी कानाफूसी होने लगी। मुल्ला की बात में दम था। जफर अब गुस्से में आ गया। तुम कौन होते हो मुझसे इतने सवाल करने वाले? तुम मेरी बिक्री खराब करना चाहते हो। तुम शायद किसी दूसरे बीज बेचने वाले के एजेंट हो। सिपाहियों, इस बूढ़े को यहां से निकालो। जफर के हट्टे कट्टे सहायक मुल्ला की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी चौधरी दीनदयाल और कुछ अन्य सम्मानित ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। ठहरो, मुल्ला नसरुद्दीन हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें सवाल पूछने का पूरा हक है। जफर ने स्थिति को भांप लिया। उसने अपनी रणनीति बदली। वह मुस्कुराया और बोला, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुल्ला साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए मुल्ला जी, मैं ये बीज इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मैं परोपकारी हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर किसान खुशहाल हो। पैसा तो हाथ का मैल है। उसने अपनी जेब से एक बीज निकाला और मुल्ला की ओर बढ़ाया। यह लीजिए मुल्ला जी, यह एक बीज मैं आपको मुफ्त में देता हूं। आप इसे बोइए और जब फसल उगे तो सबको बताइएगा कि जफर सौदागर सही कहता था। यह जफर की चालाकी थी।
वह जानता था कि अगर बीज नकली भी हुआ तो एक बीज से कुछ साबित नहीं होगा और तब तक वह शहर से जा चुका होगा। मुल्ला ने बीज ले लिया। वह बैंगनी रंग का चमकदार बीज था। ठीक है सौदागर साहब, मैं आपका यह तोहफा स्वीकार करता हूं और मैं इसे बोऊंगा भी, लेकिन एक शर्त है। जब मेरी फसल उगेगी तो आप यहां मौजूद होने चाहिए ताकि सब सच देख सकें। जफर थोड़ा झिझका, फिर बोला, जरूर जरूर, मैं कुछ महीनों बाद इसी शहर से गुजरूंगा, तब आपसे जरूर मिलूंगा। उसने मन ही मन सोचा, तब तक तो यह बूढ़ा और इसके गांव वाले मुझे भूल भी चुके होंगे। अध्याय 4 फातिमा की चिंता और मुल्ला का संकल्प। शाम को जब मुल्ला घर लौटे तो फातिमा दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने मुल्ला के हाथ में वह चमकदार बीज देखा। यह क्या है? उसने पूछा। कहीं आप भी उस ठग सौदागर के झांसे में तो नहीं आ गए? मैंने सुना है उसने एक बीज एक अशरफी में बेचा है। हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं और आप अशरफियां लुटा रहे हैं। मुल्ला ने फातिमा को पूरी कहानी सुनाई। सुनकर फातिमा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन चिंता बनी रही। यह सौदागर तो बड़ा धूर्त लगता है, वह वापस नहीं आएगा, देखिएगा। और यह बीज भी जरूर नकली होगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। मुल्ला ने उस बीज को अपनी हथेली पर घुमाते हुए कहा, फातिमा, हो सकता है तुम सही हो सकता है यह सौदागर धोखेबाज हो और यह बीज नकली, लेकिन जब तक मैं खुद इसे आजमा नहीं लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर यह सौदागर सचमुच ठग है तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े, जहां उन्होंने कुछ सब्जियां उगा रखी थीं, एक छोटी सी क्यारी तैयार की। उन्होंने मिट्टी को खोदा, उसमें गोबर की खाद मिलाई और फिर बड़ी उम्मीद और सावधानी से उस चमत्कारी बीज को बो दिया। अब देखते हैं, मुल्ला ने खुद से कहा, इस बीज में कितना चमत्कार है। अध्याय 5 इंतजार के दिन और गांव में चर्चा। दिन बीतने लगे, हफ्ते गुजरने लगे। अब शहर में चमत्कारी बीज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे। जिन किसानों ने बीज खरीदे थे वे रोज सुबह उठकर अपने खेतों में जाते और उस जगह को देखते जहां उन्होंने बीज बोए थे। हर छोटे से अंकुर को देखकर उनकी उम्मीदें बढ़ जाती थीं। मुल्ला भी रोज अपनी क्यारी में उस बीज को पानी देते और उसकी देखभाल करते। फातिमा अक्सर उन्हें देखकर सिर हिलाती, लेकिन कुछ कहती नहीं। वह जानती थी कि मुल्ला जब कुछ ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। लगभग 3 हफ्ते बाद गांव के कुछ खेतों में छोटे छोटे हरे रंग के अंकुर फूटने लगे। किसान खुशी से झूम उठे। देखो, जफर सौदागर सही कहता था, बीज उगने लगे हैं। उन्होंने एक दूसरे को बधाइयां दी और जफर सौदागर की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन मुल्ला की क्यारी में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। वह जगह वैसी की वैसी ही सपाट थी। मुल्ला थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। शायद मेरे बीज को थोड़ा और समय चाहिए, वे सोचते। 1 महीना, फिर 1.5 महीना बीत गया। अब तक जिन किसानों के खेतों में अंकुर फूटे थे उनके पौधे थोड़े बड़े हो गए थे, लेकिन वे पौधे किसी जानी पहचानी फसल जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी पत्तियां अजीब सी नुकीली थीं और तने पर छोटे छोटे कांटे उग आए थे। उन पर गहरे बैंगनी रंग के छोटे छोटे फूल खिलने लगे थे जो बिल्कुल उन चमत्कारी बीजों के रंग जैसे थे, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के फल, अनाज या सब्जी का कोई नामो निशान नहीं था। किसानों में अब चिंता और भ्रम फैलने लगा। यह कैसी फसल है? यह तो न गेहूं है, न जौ, न कोई सब्जी। इसका हम क्या करेंगे? कुछ परेशान किसान मुल्ला के पास आए।
मुल्ला जी, आपके बीज का क्या हुआ? क्या उसमें से कुछ निकला? हमारी फसल तो बड़ी अजीब सी उग रही है। मुल्ला ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, भाइयों, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, या शायद मेरे बीज में ही कोई खोट था। मेरा बीज तो अंकुरित ही नहीं हुआ, वह जमीन में वैसे का वैसा ही पड़ा है। यह सुनकर कुछ किसानों को मुल्ला पर दया आई। कोई बात नहीं मुल्ला जी, शायद सौदागर ने आपको खराब बीज दे दिया होगा, क्योंकि आपने उससे सवाल पूछे थे। लेकिन मुल्ला मन ही मन कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने उन किसानों के चमत्कारी पौधों को बहुत ध्यान से देखा था। वे उन्हें कुछ जाने बचाने से लग रहे थे, जैसे उन्होंने ऐसे पौधे पहले कहीं देखे हों। अध्याय 6, रहस्योद्घाटन और मुल्ला की योजना। एक रात मुल्ला को नींद नहीं आ रही थी। वे बार बार उन बैंगनी फूलों वाले कंटीले पौधों के बारे में सोच रहे थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वे अपने बचपन में गांव के बाहर नदी किनारे और बंजर जमीन पर ऐसी ही जंगली झाड़ियां देखा करते थे, जिन पर ठीक वैसे ही बैंगनी फूल खिलते थे और वैसे ही कांटे होते थे। वे झाड़ियां किसी काम की नहीं होती थीं। उन्हें खरपतवार या जंगली भांग कहा जाता था और जानवर भी उन्हें नहीं खाते थे। अल्लाह, मुल्ला बिस्तर से उछल पड़े। यह तो वही जंगली झाड़ी है। उस धूर्त सौदागर ने हम सबको बेवकूफ बनाया। उसने हमें जंगली झाड़ियों के बीज चमत्कारी बीज कहकर बेच दिए और हमारी सोने की अशर्फियां लूट ली। उन्हें अब समझ आया कि जफर ने उन्हें जो बीज दिया था वह क्यों नहीं उगा। वह शायद कोई रंगा हुआ पत्थर का टुकड़ा या किसी ऐसी चीज का बीज था जो उस मिट्टी में उग ही नहीं सकता था। सौदागर ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि मुल्ला का प्रयोग विफल हो जाए और वह कोई बखेड़ा खड़ा न कर सके। मुल्ला को गांव वालों की भोलापन और लालच पर तरस भी आया और थोड़ा गुस्सा भी। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस धोखे का पर्दाफाश करेंगे, और वह भी अपने खास अंदाज में। अगले कुछ दिनों तक मुल्ला एक योजना पर काम करते रहे। वे रोज सुबह अपने गधे सुल्तान पर सवार होकर गांव के बाहर उन जगहों पर जाते जहां वे जंगली कंटीली झाड़ियां उगती थीं। वे उन झाड़ियों को जड़ समेत उखाड़ लाते, जिन पर सुंदर बैंगनी फूल खिले होते थे। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े उसी क्यारी में जहां उन्होंने चमत्कारी बीज बोया था, जो असल में उगा ही नहीं था, इन झाड़ियों को करीने से लगाना शुरू कर दिया। फातिमा यह देखकर हैरान थी। यह क्या नया पागलपन है मुल्ला जी? पहले तो एक नकली बीज के पीछे पड़े थे, अब ये जंगली झाड़ियां घर में सजा रहे हो। लोग क्या कहेंगे? मुल्ला रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए बोले, फातिमा, तुम बस देखती जाओ। यह मेरी अति चमत्कारी फसल है, और देखना, यह अक्षहर के इतिहास में दर्ज होगी। उन्होंने उन झाड़ियों की खूब देखभाल की, उन्हें समय पर पानी दिया और उनके आसपास की जमीन को साफ सुथरा रखा। कुछ ही दिनों में मुल्ला की छोटी सी क्यारी उन बैंगनी फूलों वाली कंटीली झाड़ियों से लहलहाने लगी। दूर से देखने पर वे काफी आकर्षक लगती थीं, खासकर जब सुबह की ओस की बूंदें उन पर मोतियों की तरह चमकती थीं। इस बीच शहर के मेयर जनाब इब्राहिम बेग, जो खुद भी चमत्कारी बीज के झांसे में आ गए थे और उन्होंने भी कुछ बीज खरीदे थे, हालांकि उन्होंने यह बात किसी को बताई नहीं थी, ने घोषणा की कि वे जल्द ही एक भव्य चमत्कारी फसल महोत्सव का आयोजन करेंगे। इसमें सबसे अच्छी चमत्कारी फसल उगाने वाले किसान को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने सौदागर जफर को भी विशेष निमंत्रण भेजा था, यह दिखाने के लिए कि अक्षहर में उसकी वजह से कितनी खुशहाली आई है। हालांकि जफर का कोई अतापता नहीं था। अध्याय 7, चमत्कारी फसल महोत्सव और मुल्ला का प्रवेश। चमत्कारी फसल महोत्सव का दिन आ पहुंचा। शहर का मुख्य चौक झंडों और पताकाओं से सजाया गया था। एक बड़ा सा मंच बनाया गया था,
जिस पर मेयर साहब और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति विराजमान थे। जिन किसानों ने चमत्कारी बीज बोए थे वे अपनी अपनी फसल के नमूने लेकर आए थे। सबके हाथों में वही कंटीले पौधे थे जिन पर बैंगनी फूल खिले थे। उनके चेहरों पर गर्व कम और भ्रम और अनिश्चितता ज्यादा थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस फसल का क्या करें, लेकिन मेयर के डर से वे महोत्सव में शामिल होने आए थे। जब लगभग सभी किसान अपने अनोखे नमूने लेकर मंच के सामने जमा हो चुके थे और मेयर साहब अपना भाषण शुरू करने ही वाले थे, तभी भीड़ में एक हलचल हुई। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे सुल्तान पर सवार होकर आ रहे थे। सुल्तान की पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी रखी थी जो ऊपर तक उन्हीं बैंगनी फूलों वाली हरी भरी कंटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। मुल्ला ने आज एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी अचकन पहनी थी और सिर पर एक नई पगड़ी बांधी थी जिसमें उन्होंने एक जंगली फूल भी खोस रखा था। लोगों ने मुल्ला को देखा तो वे हैरान रह गए। अरे मुल्ला जी, आप भी? आपके यहां भी यह चमत्कारी फसल उग गई। आपने तो कहा था कि आपका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मुल्ला ने सुल्तान से उतरते हुए अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, भाइयों, चमत्कार कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। और मेरी फसल तो देखिए, सबसे घनी, सबसे हरी भरी और सबसे ज्यादा फूलदार है। मैं दावा करता हूं कि मेरी फसल में सौदागर जफर के बताए हुए सारे चमत्कारी गुण मौजूद हैं। मेयर इब्राहिम बेग ने, जो मुल्ला की इस अप्रत्याशित उपस्थिति से थोड़े असहज हो गए थे, कहा, मुल्ला, तुम हमेशा कोई न कोई नई बात लेकर आ जाते हो। क्या यह सचमुच तुम्हारे खेत की फसल है? और क्या तुम इसे चमत्कारी साबित कर सकते हो? बिल्कुल मेयर साहब, मुल्ला ने अपनी टोकरी मंच पर रखते हुए कहा, और मैं इसे अभी आप सबके सामने साबित करूंगा। अध्याय 8, मुल्ला का प्रदर्शन और धोखे का पर्दाफाश। मुल्ला ने अपनी टोकरी में से कुछ सबसे अच्छी दिखने वाली झाड़ियां निकाली और उन्हें मंच पर करीने से सजा दिया। देखिए अक्षहर के वासियों, मुल्ला ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, यह है असली अमृत संजीवनी, जीवन वर्धक, समृद्धिकारक फसल। सौदागर जफर ने कहा था कि यह साधारण फसल से 20 गुना ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी क्यारी इन झाड़ियों से कितनी लबालब भर गई है। इतनी तो गेहूं या मक्का भी नहीं उगती एक छोटी सी जगह में। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात तो सही थी, ये झाड़ियां बहुत तेजी से फैलती थीं और जगह घेरती थीं। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। सौदागर ने दूसरा चमत्कार बताया था कि इसे खाने से हर बीमारी दूर होती है और आदमी 100 साल जीता है। अब मैं आप सबसे और खासकर हमारे अनुभवी किसानों और चरवाहों से एक सवाल पूछता हूं। क्या आप में से किसी ने कभी किसी जानवर को, किसी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या गधे को इन झाड़ियों को खाते देखा है? चौक में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी ने एक स्वर में सिर हिलाकर नहीं कहा। सुल्तान ने भी जोर से हिनहिनाकर अपनी असहमति जताई। बिल्कुल सही, मुल्ला ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हमारे जानवर हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये झाड़ियां इतनी चमत्कारी और दिव्य हैं कि कोई जानवर इन्हें भूलकर भी नहीं छूता। इसीलिए जो इन्हें नहीं खाता वह कभी बीमार नहीं पड़ता और निश्चित रूप से लंबी स्वस्थ आयु जीता है। तो हुई न यह बीमारी दूर करने वाली और उम्र बढ़ाने वाली फसल। अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान तैरने लगी। कुछ लोग जो मुल्ला की बात का मर्म समझ गए थे, जोर जोर से हंसने लगे। मेयर साहब का चेहरा देखने लायक था। वह कभी लाल होते तो कभी पीले। मुल्ला ने अपनी आवाज और गंभीर कर ली। और तीसरा सबसे बड़ा चमत्कार। सौदागर ने कहा था कि यह फसल समृद्धि लाएगी।
और यह बात तो 16 आने सच है भाइयों। जब से यह चमत्कारी बीज हमारे शहर में आए हैं, किसकी समृद्धि हुई है? हमारी या उस धूर्त मक्कार सौदागर जफर की, जो हमारी सोने की अशर्फियां लेकर हमें बेवकूफ बनाकर 9-2-11 हो गया। अब पूरे चौक में पिन ड्रॉप साइलेंस था। लोगों को धीरे धीरे सारी सच्चाई समझ में आने लगी थी। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी, गुस्सा और अपनी बेवकूफी पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। मेयर इब्राहिम बेग अपनी प्रतिष्ठा बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए हकलाते हुए बोले, मुल्ला, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यह सब एक धोखा था? मुल्ला ने एक कंटीली झाड़ी उठाई और उसे हवा में लहराया। मेयर साहब और मेरे प्यार, निश्चित रूप से मुल्ला नसरुद्दीन और अजब पहेली शीर्षक के तहत एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है जो लगभग शब्दों की होगी। इस कहानी में हम मुल्ला को एक जटिल और रहस्यमयी पहेली को सुलझाते हुए देखेंगे, जिसमें उनकी अनोखी तर्कशक्ति और हास्य का पुट होगा। मुल्ला नसरुद्दीन और अजब पहेली, शहर का खोया खजाना। अध्याय 1। एक रहस्यमयी घोषणा और शहर में बेचैनी। अक्षहर शहर में सुबह का सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि ढिंढोरची की आवाज ने लोगों की नींद में खलल डाल दिया। ढिंढोरची, जिसका नाम कल्लू था, अपनी भारी आवाज में एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना और रहस्य का भाव था। सुनो, 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 अक्षहर के सभी सम्मानित नागरिकों, ध्यान से सुनो। शहर के पुराने परित्यक्त पुस्तकालय के खंडहरों में एक प्राचीन पहेली मिली है। कहते हैं यह पहेली उस खोए हुए खजाने का रास्ता बताती है जिसे सदियों पहले शहर के संस्थापक अमीर सुलेमान ने कहीं छिपाया था। जो कोई भी इस पहेली को हल करेगा, उसे न केवल खजाने का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, बल्कि शहर के इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज दोपहर शहर के चौक में मेयर साहब स्वयं इस पहेली को सबके सामने रखेंगे। सुनो, सुनो, सुनो। यह घोषणा सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से निकल आए, झुंडों में खड़े होकर कानाफूसी करने लगे। खोया हुआ खजाना, सदियों पुरानी पहेली। यह तो किसी रोमांचक कहानी जैसा लग रहा था। अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी। मुल्ला नसरुद्दीन, जो उस समय अपने गधे सुल्तान के लिए चारा काट रहे थे, ने भी यह घोषणा सुनी। उन्होंने चारे का गट्ठर नीचे रखा और अपनी ठुड्डी पर खुजलाते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मियां, लगता है आज शहर में कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। खजाना और पहेली, यह तो सुनने में ही मजेदार लग रहा है। चलो हम भी चलकर देखेंगे कि यह क्या बला है। सुल्तान ने हमेशा की तरह अपनी सहमति में कान हिलाए और मुल्ला अपनी तैयारी में लग गए। उनकी पत्नी फातिमा, जो रसोई में नाश्ता बना रही थी, थोड़ी चिंतित थी। मुल्ला जी, आप इन चक्करों में मत पड़िएगा। खजाने के लालच में अक्सर लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। मुल्ला मुस्कुराए। अरे फातिमा, मैं खजाने के लालच में नहीं, बल्कि पहेली के शौक में जा रहा हूं। और जहां तक मुसीबत की बात है, तो तुम तो जानती हो, मुसीबतें तो मुझे ढूंढ ही लेती हैं, या शायद मैं उन्हें। अध्याय 2। चौक में जमावड़ा और पहेली का अनावरण। दोपहर तक अक्षहर का मुख्य चौक लोगों से खचाखच भर गया था। एक ऊंचा मंच बनाया गया था जिस पर शहर के मेयर जनाब इब्राहिम बेग अपने कुछ सलाहकारों के साथ विराजमान थे। इब्राहिम बेग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें लगा कि यह खजाना उनके शहर के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। मंच के बीच में एक पुराने पीले पड़ चुके चर्मपत्र पार्चमेंट को बड़ी सावधानी से एक शीशे के बक्से में रखा गया था। यही वह रहस्यमयी पहेली थी।
मेयर इब्राहिम बेग ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे अकशहर वासियों, आज हमारे शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमें अपने गौरवशाली अतीत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा मिला है, एक पहेली जो हमें हमारे संस्थापक अमीर सुलेमान द्वारा छिपाए गए खजाने तक ले जा सकती है। यह खजाना न केवल हमारे शहर को समृद्ध करेगा, बल्कि हमारे इतिहास को भी रोशन करेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मेयर ने शीशे का बक्सा खोला और चर्मपत्र को बाहर निकाला। उन्होंने उसे हवा में लहराते हुए कहा, यह है वह पहेली। जो भी इसे हल करेगा वह शहर का नायक कहलाएगा। फिर उन्होंने अपने मुख्य लिपिक मुंशी करीमुद्दीन को पहेली पढ़ने का आदेश दिया। मुंशी करीमुद्दीन एक पतले दुबले चश्माधारी व्यक्ति थे, जिनकी आवाज थोड़ी कांपती हुई थी। उन्होंने चर्मपत्र को अपने कांपते हाथों में लिया और पढ़ना शुरू किया। जहां सूरज की पहली किरण और जहां परछाई बनती है सबसे लंबी कतार वो, पत्थर का शेर जहां देखता है खामोश, और पानी का गीत जहां भरता है जोश। 7 कदम गिनो उस बूढ़े बरगद से, जिसकी जड़ें पीती हैं ज्ञान का रस हरदम से। चांदी की नदी जहां मिलती है सोने की धार से, वहीं मिलेगा तुम्हें रास्ता मेरे यार उस पार से। 3 दरवाजे 2 झूठे 1 सच्चा, पहचानो उसे वरना रह जाओगे कच्चा। अंदर अंधेरा पर दिल में हो रोशनी, तभी खुलेगा राज वरना होगी अनहोनी। पहेली सुनकर पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह तो वाकई बड़ी अजीब और उलझी हुई पहेली थी। कई लोगों ने तो सिर खुजलाना शुरू कर दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन, जो भीड़ में एक किनारे खड़े थे, पहेली को ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें इसमें कुछ दिलचस्प मिल गया हो। अध्याय 3, शहर के बुद्धिमान और उनकी अटकलें। पहेली के सार्वजनिक होने के बाद शहर के कई स्वघोषित बुद्धिमान और ज्ञानी लोग इसे हल करने में जुट गए। शहर के सबसे अमीर व्यापारी हाजी कमरुद्दीन, जिनका मानना था कि पैसा हर पहेली का हल खरीद सकता है, ने घोषणा की, यह तो बहुत आसान है। सूरज की पहली किरण का मतलब है पूर्व दिशा, और मीनार जरूर जामा मस्जिद की मीनार होगी। मैं अपने आदमियों को वहां भेजता हूं। शहर के पुराने हकीम लुकमान चाचा, जिन्हें जड़ी बूटियों के साथ साथ पुरानी बातों का भी ज्ञान था, बोले, नहीं नहीं, पत्थर का शेर का जिक्र है। यह जरूर शहर के पुराने किले के द्वार पर बने शेर की मूर्ति की बात हो रही है। खजाना वहीं कहीं पास में होगा। एक युवा कवि मीर तकी परवाना, जिसकी शायरी में अक्सर चांद सितारों का जिक्र होता था, ने कहा, आप सब गलत समझ रहे हैं। चांदी की नदी और सोने की धार का मतलब है रात और दिन का मिलन, यानी भोर का समय। और बूढ़ा बरगद ज्ञान का प्रतीक है, मतलब खजाना किसी विद्वान के घर में है। इस तरह हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा था। कुछ लोग शहर की सबसे ऊंची मीनार की ओर भागे, कुछ पुराने किले की ओर, तो कुछ शहर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। शहर में अफरातफरी का माहौल बन गया था। मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग पहेली के शब्दों का शाब्दिक अर्थ निकालकर जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे। फातिमा ने फिर उन्हें टोका, देखा, मैंने कहा था ना, यह सब हंगामा ही होना है, आप इसमें मत पड़िए। मुल्ला ने कहा, फातिमा, हंगामा तो है, लेकिन मजेदार भी। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अध्याय 4, मुल्ला का शांत चिंतन और पहला सुराग। जबकि पूरा शहर पहेली के पीछे भाग रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में सुल्तान के पास बैठकर शांति से उस चर्मपत्र की एक प्रतिलिपि को देख रहे थे, जो मुंशी करीमुद्दीन ने उन्हें दया करके दे दी थी।
सुल्तान मुल्ला ने कहा, यह पहेली उतनी सीधी नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। अमीर सुलेमान कोई मूर्ख नहीं थे जो खजाने का रास्ता इतनी आसानी से बता देते। उन्होंने पहेली की पहली 2 पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया, जहां सूरज की पहली किरण छूती है मीनार को और जहां परछाई बनती है सबसे लंबी कतार को। लोग जामा मस्जिद की मीनार की बात कर रहे हैं, मुल्ला ने सोचा। लेकिन क्या शहर में और कोई मीनार नहीं है? या मीनार का कोई और मतलब हो सकता है? वह उठे और अपने घर की छत पर चढ़ गए। वहां से उन्हें पूरा अक्षहर शहर दिखाई दे रहा था। उन्होंने सुबह के सूरज की दिशा देखी और फिर शहर की विभिन्न ऊंची इमारतों पर नजर डाली। जामा मस्जिद की मीनार वाकई सबसे ऊंची थी, लेकिन सूरज की पहली किरण उस पर तब पड़ती थी जब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता था। पहली किरण, मुल्ला ने दोहराया, और सबसे लंबी परछाई। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। अरे, यह तो समय का संकेत है। सूरज की पहली किरण का मतलब है भोर का बिल्कुल शुरुआती क्षण, और उस समय किसी भी खड़ी चीज की परछाई पश्चिम की ओर सबसे लंबी होती है। उन्होंने पहेली की अगली पंक्तियों पर गौर किया। पत्थर का शेर जहां देखता है खामोश, और पानी का गीत जहां भरता है जोश। पत्थर का शेर किले पर है, यह तो ठीक है, लेकिन पानी का गीत, क्या किले के पास कोई झरना या नहर है? मुल्ला सोचने लगे। उन्हें याद आया कि किले की पिछली दीवार के पास एक पुराना सूखा हुआ झरना था जो बरसात में कभी कभार बह निकलता था। लेकिन जोश भरने वाला पानी का गीत, यह कुछ और होना चाहिए। उन्होंने सोचा, शायद पानी का गीत किसी ऐसी जगह का संकेत है जहां पानी की आवाज प्रमुख हो, जैसे कि पंचक्की या शहर का मुख्य फव्वारा। अध्याय 5, बूढ़ा बरगद और ज्ञान का रस। अगले दिन मुल्ला सुबह तड़के उठे, जब सूरज की पहली किरणें अभी क्षितिज पर झांक ही रही थीं। वे शहर के उस पुराने किले की ओर गए जहां पत्थर का शेर बना हुआ था। उन्होंने देखा कि भोर के उस पहर में शेर की परछाई पश्चिम की ओर काफी लंबी पड़ रही थी। तो यह है पहली जगह, मुल्ला ने कहा। अब उन्हें पानी का गीत वाली जगह ढूंढनी थी। किले के पास सूखा झरना था, लेकिन वहां कोई जोश नहीं था। फिर उन्हें शहर का मुख्य फव्वारा याद आया, जो चौक के पास था और जहां दिन भर पानी की मधुर आवाज आती रहती थी। वे फव्वारे के पास गए। यह जगह भी काफी महत्वपूर्ण लग रही थी। अब पहेली की अगली पंक्तियां थीं। छूटी है मीनार को 7 कदम गिनो उस बूढ़े बरगद से, जिसकी जड़ें पीती हैं ज्ञान का रस हरदम से। शहर में कई बूढ़े बरगद थे। एक तो शहर के बाहर था, जिसके नीचे अक्सर यात्री आराम करते थे। एक और पुराने मदरसे के आंगन में था। ज्ञान का रस, मुल्ला ने दोहराया। यह जरूर मदरसे वाले बरगद की बात हो रही है, क्योंकि मदरसा ज्ञान का केंद्र होता है। वे मदरसे के आंगन में पहुंचे। वहां विशाल बूढ़ा बरगद शान से खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं, जैसे वह सचमुच ज्ञान का रस पी रहा हो। अब यहां से 7 कदम, मुल्ला ने सोचा। लेकिन किस दिशा में? पहेली में दिशा का कोई संकेत नहीं है। यह एक उलझन थी। उन्होंने बरगद के चारों ओर घूमकर देखा। बरगद के तने पर कई निशान थे, कुछ पुराने, कुछ नए। तभी उनकी नजर एक खास निशान पर पड़ी, एक छोटा सा अर्धचंद्राकार निशान, जो बाकी निशानों से थोड़ा अलग लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। हम्म, मुल्ला ने कहा, शायद यही कोई संकेत है। उन्होंने उस अर्धचंद्र की नोक की दिशा में 7 कदम गिने। वे एक पुरानी धूल भरी दीवार के पास पहुंचे, जिस पर काई जमी हुई थी। अध्याय 6, चांदी की नदी, सोने की धार और 3 दरवाजे।
मुल्ला ने दीवार को ध्यान से देखा। वहां कुछ भी खास नहीं लग रहा था। वे थोड़ा निराश हुए। तभी उन्हें पहेली की अगली पंक्तियां याद आईं। चांदी की नदी जहां मिलती है सोने की धार से, वहीं मिलेगा तुम्हें रास्ता मेरे यार उस पार से। चांदी की नदी और सोने की धार, यह क्या हो सकता है? मुल्ला सोचने लगे। क्या यह किसी असली नदी का जिक्र है? अकशहर के पास से एक छोटी सी नदी बहती थी, लेकिन उसे चांदी या सोने से जोड़ने का कोई कारण नहीं था। वे वहीं दीवार के पास बैठ गए और सोचने लगे। धूप तेज हो गई थी। उन्होंने अपनी पगड़ी से पसीना पोंछा। तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ रही धूप और छाया के खेल पर गई। दीवार का एक हिस्सा धूप में चमक रहा था, सोने की धार, और दूसरा हिस्सा अभी भी छाया में था, चांदी की नदी। और जहां ये दोनों मिल रहे थे, वहां काई के बीच एक बहुत ही महीन सी दरार दिखाई दे रही थी। इतनी महीन की पहली नजर में पता ही न चले। मुल्ला का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी छड़ी से उस दरार को कुरेदा। थोड़ी सी मिट्टी और काई हटी और नीचे एक छोटा सा धातु का हैंडल दिखाई दिया। उन्होंने जोर लगाकर हैंडल खींचा। चरमराहट की आवाज के साथ दीवार का एक छोटा सा हिस्सा अंदर की ओर खुल गया, एक गुप्त दरवाजे की तरह। अंदर घुप अंधेरा था और सीलन की गंध आ रही थी। तो यह है उस पार का रास्ता, मुल्ला ने कहा। अब पहेली की अंतिम पंक्तियां थीं। 3 दरवाजे, 2 झूठे, 1 सच्चा। पहचानो उसे वरना रह जाओगे कच्चा। अंदर अंधेरा पर दिल में हो रोशनी, तभी खुलेगा राज वरना होगी अनहोनी। मुल्ला ने सावधानी से गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। कुछ कदम चलने के बाद वह एक छोटी सी तंग कोठरी में पहुंचे। वहां सचमुच 3 छोटे लकड़ी के दरवाजे थे, बिल्कुल एक जैसे। अब इनमें से सच्चा दरवाजा कौन सा है? मुल्ला ने सोचा। उन्होंने पहले दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, वह नहीं खुला। दूसरे को खींचा, वह भी टस से मस नहीं हुआ। वे तीसरे दरवाजे के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उस पर कोई हैंडल नहीं था, कोई कुंडी नहीं थी, बस लकड़ी का एक सपाट टुकड़ा। अंदर अंधेरा पर दिल में हो रोशनी। मुल्ला ने पहेली की पंक्ति दोहराई। इसका क्या मतलब हो सकता है? उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती और माचिस निकाली, जो वे अक्सर अपने साथ रखते थे। उन्होंने मोमबत्ती जलाई। उसकी पीली रोशनी में कोठरी थोड़ी सी रोशन हुई। उन्होंने मोमबत्ती को तीसरे दरवाजे के पास ले जाकर देखा। दरवाजे की लकड़ी पर बहुत ही महीन अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था, जो बिना रोशनी के दिखाई नहीं देता। उस पर लिखा था, धैर्य और विश्वास। धैर्य और विश्वास, मुल्ला ने पढ़ा। और दिल में हो रोशनी का मतलब शायद बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और समझ की रोशनी है। उन्होंने दरवाजे को न धकेला न खींचा। उन्होंने बस हल्के से उस पर दस्तक दी 3 बार। एक धीमी सी क्लिक की आवाज आई और तीसरा दरवाजा अपने आप अंदर की ओर खुल गया। अध्याय 7, खजाने का कमरा और अमीर सुलेमान का संदेश। दरवाजा एक और छोटे लेकिन भव्य कमरे में खुलता था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का संदूक रखा था, जिस पर ताला लगा हुआ था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी की हुई थी और हवा में एक प्राचीन पवित्र सी सुगंध फैली हुई थी। तो यह है खजाने का कमरा, मुल्ला ने कहा। लेकिन संदूक के पास पहुंचने से पहले उनकी नजर दीवार पर टंगी एक और चर्मपत्र पर पड़ी। यह अमीर सुलेमान का संदेश था, जो खजाना पाने वाले के लिए लिखा गया था। मुल्ला ने उसे पढ़ना शुरू किया। ऐ खजाने के खोजी, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम वाकई बुद्धिमान और धैर्यवान हो। यह संदूक सोने चांदी या जवाहरात से नहीं भरा है, जैसा तुम शायद उम्मीद कर रहे होगे।
अक्षहर का असली खजाना उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका ज्ञान, उसकी संस्कृति और उसके लोगों की एकता है। मुल्ला चौंके। क्या कोई सोना चांदी नहीं? उन्होंने आगे पढ़ा, इस संदूक में अक्षहर के इतिहास की कुछ दुर्लभ पांडुलिपियां, हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता की बातें और शहर के विकास के लिए कुछ योजनाएं हैं। असली खजाना यह ज्ञान है जो अक्षहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए महान बना सकता है। इस ज्ञान का सही उपयोग करना, इसे अपने लोगों के साथ साझा करना और शहर की भलाई के लिए काम करना, यही तुम्हारी असली परीक्षा और तुम्हारा असली इनाम होगा। संदेश के अंत में एक छोटी सी लोहे की चाबी बंधी हुई थी। मुल्ला कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उन्हें थोड़ी निराशा हुई कि कोई चमकता हुआ खजाना नहीं मिला, लेकिन अमीर सुलेमान के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने चाबी से पत्थर का संदूक खोला। अंदर, जैसा कि संदेश में लिखा था, पुरानी पांडुलिपियां, नक्शे और कुछ लेख रखे थे। कोई सोना नहीं, कोई जवाहरात नहीं। अध्याय 8, शहर में वापसी और सच्चाई का सामना। मुल्ला नसरुद्दीन उन पांडुलिपियों और चर्मपत्रों को लेकर वापस शहर के चौक में पहुंचे। वहां अभी भी भीड़ जमा थी और मेयर इब्राहिम बेग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब लोगों ने मुल्ला को उन पुरानी किताबों के साथ आते देखा तो वे हैरान रह गए। मुल्ला, क्या तुम्हें खजाना मिला? मेयर ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने अमीर सुलेमान का संदेश सबके सामने पढ़ा। जब लोगों ने सुना कि खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और पांडुलिपियां हैं, तो कई चेहरे मुरझा गए। हाजी कमरुद्दीन तो गुस्से में बड़बड़ाने लगे, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने अमीर सुलेमान की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। शहर के शिक्षक मौलवी इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए। यह तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह हमारे शहर की आत्मा है। मेयर इब्राहिम बेग भी पहले तो थोड़े निराश हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि खजाने से शहर की तिजोरी भर जाएगी। लेकिन फिर उन्हें अमीर सुलेमान की दूरदर्शिता का एहसास हुआ। मुल्ला ने कहा, मेयर साहब, अमीर सुलेमान ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली दौलत चीजों में नहीं, बल्कि ज्ञान, चरित्र और समुदाय की भलाई में होती है। अध्याय 9, ज्ञान का खजाना और शहर का नया संकल्प। उस दिन के बाद अक्षहर शहर में एक नया उत्साह देखने को मिला। अमीर सुलेमान की पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई। शहर के पुराने पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया गया और उसे ज्ञान का केंद्र बनाया गया। उन पांडुलिपियों में शहर के जल प्रबंधन, कृषि और वास्तुकला के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिनसे शहर के विकास में मदद मिली। लोगों ने महसूस किया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें सिर्फ एक पहेली का हल नहीं दिया, बल्कि एक नई सोच और एक नई दिशा दी थी। मेयर इब्राहिम बेग ने मुल्ला को सम्मानित करना चाहा, लेकिन मुल्ला ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने तो बस पहेली का मजा लिया, उन्होंने कहा। असली श्रेय तो अमीर सुलेमान की बुद्धिमत्ता और हमारी विरासत को जाता है। लेकिन शहर के लोग जानते थे कि मुल्ला की निराली सूझबूझ के बिना यह ज्ञान का खजाना कभी सामने नहीं आ पाता। अध्याय 10, एक और दिन, एक और पहेली। कुछ दिनों बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर अपने आंगन में सुल्तान के पास बैठे थे, चाय पी रहे थे। फातिमा उनके पास आई। मुल्ला जी, उसने कहा, आज सुबह बाजार में एक और ढिंढोरा पिट रहा था। कहते हैं पड़ोसी गांव के नवाब ने एक और बड़ी पहेली रखी है और उसे हल करने वाले को 100 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सुल्तान की ओर देखा। सुल्तान मियां, क्या कहते हो? एक और पहेली का मजा लिया जाए। सुल्तान ने जोर से हिनहिनाकर अपनी सहमति दी, जैसे कह रहा हो, क्यों नहीं मालिक। आपकी सूझबूझ के आगे हर पहेली छोटी है।
और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ एक और रोमांचक चुनौती के लिए तैयार हो गए, यह जानते हुए कि जिंदगी खुद एक बड़ी पहेली है और उसे हल करने का मजा ही कुछ और है। उनकी अजबगजब पहेलियों को सुलझाने की कहानियां अक्षहर और आसपास के इलाकों में किंवदंतियां बन गईं, जो हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहीं कि वे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, चीजों को अलग नजरिए से देखें और जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराहट और बुद्धिमानी से करें। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन और अजब पहेली की यह कहानी भी एक यादगार किस्सा बन गई, जो न केवल मनोरंजन करती थी बल्कि यह भी सिखाती थी कि असली खजाना क्या होता है और उसे कैसे पाया जा सकता है। जरूर नसरुद्दीन की निराली सूझबूझ शीर्षक के तहत मुल्ला नसरुद्दीन की एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जो लगभग शब्दों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। इस कहानी में हम उनकी बुद्धिमत्ता और समस्याओं को हल करने के अनोखे तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नसरुद्दीन की निराली सूझबूझ, गुमशुदाओं और 3 अजनबी। अध्याय 1। एक अशांत सुबह और एक परेशान व्यापारी। अक्षहर की सुबह आमतौर पर शांत और सुखद होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती अजान की आवाज और ताजी हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे, और सुल्तान, उनके प्रिय गधे, को प्यार से सहला रहे थे, ने देखा कि गांव के मुख्य मार्ग पर कुछ असामान्य हलचल थी। एक मोटा ताजा, परेशान सा दिखने वाला आदमी, जो कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए था और जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं, तेजी से इधर-उधर घूम रहा था और लोगों से कुछ पूछ रहा था। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। अरे भाई, किसी ने मेरे ऊंट को देखा? मेरा सबसे कीमती ऊंट। कल रात यहीं पास के सराय में ठहरा था। सुबह उठा तो ऊंट गायब। मेरा सारा माल उस पर लदा था। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वह चिल्ला रहा था। मुल्ला ने अपनी चाय का आखिरी घूंट भरा और सुल्तान की पीठ थपथपाते हुए कहा, लगता है सुल्तान, आज गांव में कोई नया नाटक शुरू होने वाला है। चलो देखें क्या माजरा है। मुल्ला धीरे धीरे उस व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी, जिसका नाम करीम सेठ था, पसीने से लथपथ था और अपनी कीमती पगड़ी को बार बार ठीक कर रहा था। सलाम करीम सेठ, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा। क्या परेशानी है? सुबह सुबह इतने व्याकुल क्यों हैं? करीम सेठ ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई महत्वहीन व्यक्ति हो। तुम्हें इससे क्या मतलब, बूढ़े? मेरा ऊंट खो गया है, मेरा सारा माल उस पर था। क्या तुमने देखा है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ऊंट तो मैंने नहीं देखा सेठ जी, लेकिन आपकी परेशानी देखकर लग रहा है कि मामला गंभीर है। क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट कैसा था? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। करीम सेठ को मुल्ला की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह इतना हताश था कि हर किसी से उम्मीद लगा रहा था। कैसा था? अरे शानदार ऊंट था। अरबी नस्ल का, भूरे रंग का, एक आंख से थोड़ा काना था और उसका बाया अगला पैर थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। उसके ऊपर लाल रंग की रेशमी काठी थी, जिस पर सोने के तारों से नक्काशी की हुई थी। और हाँ, उसके एक तरफ शहद का मर्तबान और दूसरी तरफ गेहूं की बोरी लदी थी। अब कुछ पता चला? मुल्ला ने ध्यान से सुना और फिर थोड़ी देर सोचते रहे। गांव के कुछ और लोग भी वहां जमा हो गए थे, करीम सेठ की बातें सुन रहे थे। अध्याय 2। 3 अजनबी और मुल्ला का अवलोकन। तभी गांव के बाहर से 3 अजनबी आदमी आते हुए दिखाई दिए। वे थके हुए लग रहे थे और उनके कपड़े धूल से सने थे, जैसे उन्होंने लंबी यात्रा की हो। वे सीधे करीम सेठ के पास आए।
उनमें से पहले ने, जो लंबा और हट्टा कट्टा था, कहा, जनाब, क्या आप ही हैं जिनका ऊंट खो गया है? करीम सेठ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ हाँ, मैं ही हूं। क्या तुमने उसे देखा? कहाँ है वह? पहले अजनबी ने कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, लेकिन हम शायद आपकी मदद कर सकते हैं। क्या आपका ऊंट एक आंख से काना था? करीम सेठ उछल पड़ा। हाँ बिल्कुल, मेरी दाहिनी आंख से। दूसरे अजनबी ने, जो मझोले कद का और तेज आंखों वाला था, पूछा, और क्या वह अपने बाएं अगले पैर से लंगड़ाता था? खुदा का शुक्र है, करीम सेठ लगभग रो पड़ा। हाँ हाँ, तुम लोग जरूर जानते हो कि वह कहाँ है। तीसरे अजनबी ने, जो दुबला पतला और गंभीर दिखने वाला था, कहा, क्या उसके एक तरफ शहद का मर्तबान और दूसरी तरफ गेहूं की बोरी लदी थी? करीम सेठ अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि ये लोग उसके ऊंट के बारे में जानते हैं। अरे तुम लोग तो सब कुछ जानते हो। बताओ कहाँ है मेरा ऊंट? मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन, जो यह सब चुपचाप देख रहे थे, अब आगे आए। उन्होंने तीनों अजनबियों को ध्यान से देखा। 1 मिनट सेठ जी, मुल्ला ने कहा, इनसे यह भी तो पूछिए कि इन्होंने आपका ऊंट देखा कहाँ था? तीनों अजनबियों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले वाले ने कहा, हमने उसे देखा नहीं, हमने तो बस उसके निशान देखे और अंदाजा लगाया। करीम सेठ का चेहरा फिर से उतर गया। निशान? कैसे निशान? तुम लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे? मुल्ला ने अजनबियों से पूछा, भाइयों, यह तो बड़ी अजीब बात है। आपने ऊंट देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में इतनी सटीक जानकारी दे दी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने यह सब कैसे जाना? पहला अजनबी बोला, यह आसान था। हमने रास्ते में ऊंट के पैरों के निशान देखे। दाहिनी ओर के निशान बाएं ओर के निशानों से ज्यादा गहरे थे, जिससे पता चला कि वह दाहिनी आंख से काना होगा, क्योंकि काना जानवर हमेशा उस ओर ज्यादा जोर देकर चलता है जिस ओर उसकी स्वस्थ आंख होती है, ताकि वह बेहतर देख सके। दूसरा अजनबी बोला, और हमने देखा कि बाएं अगले पैर के निशान जमीन पर घिसट रहे थे, जिससे जाहिर था कि वह उस पैर से लंगड़ाता है। तीसरा अजनबी बोला, रास्ते में एक तरफ हमने देखा कि कुछ मधुमक्खियां एक जगह भिनभिना रही थीं और जमीन पर शहद की कुछ बूंदें गिरी थीं। दूसरी तरफ हमने गेहूं के कुछ दाने बिखरे देखे, जिन्हें चींटियां उठाकर ले जा रही थीं। इससे हमने अंदाजा लगाया कि ऊंट पर शहद और गेहूं लदा होगा। उनकी बातें सुनकर करीम सेठ और बाकी गांव वाले हैरान रह गए। यह तो वाकई कमाल का अवलोकन था। लेकिन करीम सेठ, जो स्वभाव से शक्की और लालची था, तुरंत गुस्से में आ गया। वाह, क्या खूब कहानी बनाई है। तुम लोगों ने ऊंट देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में सब कुछ जानते हो। इसका मतलब तुम ही चोर हो। तुमने ही मेरा ऊंट चुराया है और अब कहानी बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सिपाहियों, इन्हें पकड़ लो। गांव के 2 चौकीदार, जो मेयर के आदेश पर वहां पहुंचे थे, आगे बढ़े और तीनों अजनबियों को पकड़ लिया। अजनबी बेचारे घबरा गए और अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगे, लेकिन करीम सेठ उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। अध्याय 3, मुल्ला का हस्तक्षेप और काजी की अदालत। मुल्ला नसरुद्दीन को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि अजनबियों के साथ अन्याय हो रहा है। 1 मिनट रुकिए सेठ जी, मुल्ला ने जोर से कहा। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। इन लोगों ने जो तर्क दिए हैं वे काफी युक्तिसंगत लगते हैं। हो सकता है वे सच कह रहे हों। करीम सेठ ने गुस्से से मुल्ला की ओर देखा। तुम चुप रहो मुल्ला, तुम हमेशा बे का पक्ष लेते हो। ये चोर हैं,
और मैं इन्हें सजा दिलवाकर रहूंगा। मामला गांव के काजी बशीर अहमद के पास ले जाया गया। काजी बशीर एक न्यायप्रिय लेकिन थोड़े धीमे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने करीम सेठ की पूरी कहानी सुनी, फिर तीनों अजनबियों का बयान लिया, जिन्होंने अपनी अवलोकन क्षमता का वही विवरण दिया। काजी साहब भी चक्कर में पड़ गए। अजनबियों की बातें अविश्वसनीय लग रही थीं, लेकिन उनके तर्क में दम था। दूसरी ओर करीम सेठ अपने नुकसान से इतना बौखलाया हुआ था कि वह किसी भी कीमत पर किसी को दोषी ठहराना चाहता था। काजी ने पूछा, क्या गांव में कोई और है जो इस मामले में कुछ कह सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन आगे आए। काजी साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। करीम सेठ चिल्लाया, इसकी बात मत सुनिए हुजूर, यह तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है। काजी ने सेठ को चुप रहने का इशारा किया। हाँ मुल्ला, कहो क्या कहना चाहते हो? मुल्ला ने कहा, काजी साहब, मैं इन अजनबियों को नहीं जानता और न ही मैं सेठ जी के ऊंट के बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इन अजनबियों की अवलोकन शक्ति असाधारण है। अगर उन्होंने ऊंट देखा होता तो वे जरूर बताते। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह केवल निशानों और संकेतों पर आधारित है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है मुल्ला? काजी ने पूछा। इतनी सटीक जानकारी सिर्फ निशान देखकर? मुल्ला मुस्कुराए। काजी साहब, दुनिया में बहुत सी चीजें मुमकिन हैं जिन्हें हम पहली नजर में समझ नहीं पाते। क्या मैं इन अजनबियों से कुछ और सवाल पूछ सकता हूं आपकी इजाजत से? काजी ने इजाजत दे दी। अध्याय 4 मुल्ला की परीक्षा और अवलोकन की शक्ति। मुल्ला नसरुद्दीन पहले अजनबी की ओर मुड़े। भाई, तुमने कहा कि ऊंट दाहिनी आंख से काना था क्योंकि उसके दाहिने पैर के निशान ज्यादा गहरे थे। यह एक अच्छा तर्क है। क्या तुम यह भी बता सकते हो कि ऊंट पर सवार कोई आदमी था या वह अकेला भाग रहा था? पहले अजनबी ने एक पल सोचा। रास्ते में ऊंट के पैरों के निशानों के पास किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे और न ही कहीं ऐसा लगा कि कोई उसे हाँक रहा हो। इससे लगता है कि ऊंट अकेला ही था। मुल्ला ने सिर हिलाया जैसे वह सहमत हो। फिर वे दूसरे अजनबी की ओर मुड़े। और तुमने कहा कि वह बाएं अगले पैर से लंगड़ाता था। क्या तुम बता सकते हो कि उसे यह चोट कब लगी होगी, हाल ही में या काफी समय पहले? दूसरे अजनबी ने जवाब दिया, निशानों को देखकर लगता है कि चोट पुरानी है क्योंकि घिसटने का निशान एक जैसा और लगातार था। अगर चोट नई होती तो वह शायद रुक रुक कर या अलग तरीके से पैर रखता। मुल्ला अब तीसरे अजनबी की ओर घूमे। तुमने शहद और गेहूं का पता लगाया, यह बहुत खूब। क्या तुम यह भी बता सकते हो कि ऊंट किस दिशा से आया होगा और किस दिशा में गया होगा तुम्हारे मिलने की जगह से? तीसरे अजनबी ने कहा, जिस तरफ से शहद गिरा था और गेहूं के दाने बिखरे थे वह दिशा गांव की ओर से आ रही थी और पैरों के निशान गांव से दूर जंगल की ओर जा रहे थे। तो ऊंट सराय की ओर से जंगल की तरफ गया होगा। मुल्ला ने इन जवाबों को ध्यान से सुना। फिर वे काजी की ओर मुड़े। काजी साहब, इन लोगों के जवाब सुनकर तो यही लगता है कि इनकी अवलोकन शक्ति और तर्क क्षमता वाकई अद्भुत है। अगर ये चोर होते तो शायद इतने विस्तार में और इतने आत्मविश्वास से जवाब नहीं दे पाते। चोर अक्सर घबराए हुए और अस्पष्ट होते हैं। करीम सेठ फिर चिल्लाया, यह सब बकवास है, ये मिलीभगत है, यह मुल्ला भी इनसे मिला हुआ है। अध्याय 5 मुल्ला की निराली तरकीब। मुल्ला ने करीम सेठ की बात को नजरअंदाज किया। काजी साहब, मेरे पास एक तरकीब है जिससे शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या मैं इसे आजमा सकता हूं? काजी, जो अब खुद भी उलझन में थे और कोई हल चाहते थे,
बोले, ठीक है मुल्ला, बताओ क्या तरकीब है। मुल्ला ने कहा, हम इन तीनों अजनबियों को और करीम सेठ को अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। फिर हम गांव के बाहर से उसी रास्ते से जहां ऊंट के निशान मिले थे कुछ और चीजें लेकर आते हैं। मान लीजिए एक खास तरह का पत्थर, एक विशेष फूल या किसी जानवर के ताजे निशान। फिर हम बारी बारी से इन चारों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने रास्ते में इन चीजों को देखा। जो लोग सच में उस रास्ते से गुजरे होंगे और जिनकी अवलोकन शक्ति अच्छी होगी वे शायद इन चीजों के बारे में बता पाएंगे, और जो झूठ बोल रहा होगा वह पकड़ा जाएगा। यह तरकीब थोड़ी अजीब थी, लेकिन काजी को इसमें कुछ दम लगा। करीम सेठ को भी लगा कि इससे चोर पकड़े जा सकते हैं अगर वे सच में चोर थे। काजी ने आदेश दिया, तीनों अजनबियों और करीम सेठ को अलग अलग कोठरियों में भेज दिया गया। मुल्ला ने गांव के दो युवाओं अहमद और हुसैन को बुलाया। अहमद, तुम गांव के बाहर उस रास्ते पर जाओ जहां ऊंट के निशान होने का दावा किया गया है। वहां से एक असामान्य रंगीन पत्थर उठा लाओ। हुसैन, तुम उसी रास्ते से एक खास जंगली फूल तोड़ लाओ जो वहां कम ही उगता हो। और हाँ, ध्यान रखना कि कोई तुम्हें यह करते हुए न देखे। अहमद और हुसैन मुल्ला का निर्देश पाकर तुरंत निकल पड़े। लगभग 1 घंटे बाद वे लौटे। अहमद के हाथ में एक छोटा, चिकना, गहरे नीले रंग का पत्थर था जिस पर सफेद धारियां थीं। हुसैन एक छोटा सा पीले रंग का जंगली फूल लेकर आया था जिसकी पंखुड़ियां अनोखे आकार की थीं। मुल्ला ने वे दोनों चीजें काजी को दिखाईं। अब हम बारी बारी से चारों से पूछेंगे। अध्याय 6, पूछताछ और सच्चाई का खुलासा। सबसे पहले करीम सेठ को बुलाया गया। काजी ने पूछा, सेठ जी, जब आप आज सुबह अपने ऊंट को ढूंढने निकले थे तो क्या आपने रास्ते में इस तरह का कोई नीला पत्थर देखा था? काजी ने पत्थर सेठ की ओर बढ़ाया। करीम सेठ ने पत्थर को घूरकर देखा। नहीं काजी साहब, मैं तो अपने ऊंट की चिंता में इतना परेशान था कि मुझे पत्थरों पर ध्यान देने का होश ही कहाँ था। मैंने ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा। फिर काजी ने फूल दिखाते हुए पूछा, और क्या आपने ऐसा कोई पीला फूल देखा? सेठ ने फिर इनकार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ अपने ऊंट पर था। करीम सेठ को वापस कोठरी में भेज दिया गया। अब पहले अजनबी को बुलाया गया। काजी ने वही सवाल दोहराए। नीला पत्थर देखकर पहले अजनबी ने एक पल सोचा, फिर बोला, हाँ काजी साहब, मैंने ऐसा एक पत्थर देखा था। यह रास्ते के किनारे एक बड़ी सी झाड़ी के पास पड़ा था। सूरज की रोशनी में इसकी सफेद धारियां चमक रही थीं। फिर पीला फूल देखकर उसने कहा, यह फूल भी मैंने देखा था। यह थोड़ा अंदर की तरफ कुछ सूखी पत्तियों के बीच खिला हुआ था। इसकी खुशबू हल्की और मीठी थी। उसे वापस भेजकर दूसरे अजनबी को बुलाया गया। उसने भी नीले पत्थर और पीले फूल को पहचानने का दावा किया। हालांकि उसने पत्थर की जगह थोड़ी अलग बताई और फूल के बारे में कहा कि उसने उसे एक तितली के पास मंडराते देखा था। तीसरे अजनबी ने भी दोनों चीजों को पहचानने की बात कही। उसने नीले पत्थर के बारे में कहा कि वह उसे ठोकर लगने से बचा था, और पीले फूल के बारे में बताया कि उसने ऐसे कई फूल एक साथ खिले देखे थे। अब काजी और भी उलझन में पड़ गए। तीनों अजनबियों ने चीजों को पहचानने का दावा किया था, लेकिन उनके विवरण थोड़े थोड़े अलग थे। करीम सेठ ने कुछ भी नहीं देखा था। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 7, मुल्ला की सूझबूझ का अंतिम चरण। काजी साहब, मुल्ला ने कहा, अब मेरा एक छोटा सा काम और बाकी है। वह अपनी झोपड़ी की ओर गए और कुछ देर बाद एक छोटी सी पोटली लेकर लौटे।
उन्होंने पोटली खोली, उसमें से थोड़ी सी सूखी बारीक पिसी हुई मिट्टी निकाली। यह मेरे गधे सुल्तान के खुरों के नीचे से निकली हुई खास मिट्टी है, मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से कहा। यह बहुत उपजाऊ है। फिर वे करीम सेठ के पास गए, जो अभी भी अपनी कोठरी में बंद था। इस सेठ जी, जरा अपने जूते दिखाइए। करीम सेठ ने हैरानी से अपने महंगे चमड़े के जूते आगे बढ़ाए। मुल्ला ने झुककर उनके जूतों के तलवों को ध्यान से देखा। उन पर शहर की धूल और सराय के आंगन की कुछ गंदगी लगी थी। फिर मुल्ला बारी बारी से तीनों अजनबियों के पास गए और उनके जूते या पैरों, क्योंकि कुछ नंगे पैर भी थे, के तलवों को देखा। उनके तलवों पर रास्ते की धूल, सूखी पत्तियां और वही बारीक मिट्टी लगी थी जो मुल्ला ने दिखाई थी, हालांकि बहुत कम मात्रा में। मुल्ला वापस काजी के पास आए। काजी साहब, अब सब कुछ साफ है। क्या साफ है मुल्ला? काजी ने अधीरता से पूछा। मुल्ला ने कहा, करीम सेठ जी ने आज सुबह कोई पत्थर या फूल नहीं देखा, क्योंकि वे शायद सराय से बाहर निकले ही नहीं, या अगर निकले भी तो बहुत थोड़ी दूर तक गए और उनकी नजरें सिर्फ ऊंट को ढूंढ रही थीं, आसपास की चीजों पर नहीं। उनके जूतों पर सिर्फ शहरी धूल है। और ये तीनों अजनबी, मुल्ला ने जारी रखा, इन्होंने पत्थर और फूल दोनों देखे। उनके विवरण थोड़े अलग इसलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति चीजों को अपने नजरिए से देखता है और याद रखता है। किसी को पत्थर झाड़ी के पास दिखा, किसी को ठोकर लगने से बचा, किसी ने फूल अकेला देखा, किसी ने कई एक साथ। यह स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वास्तव में उन चीजों को देखा क्योंकि वे उस रास्ते से गुजरे थे। उनके पैरों पर रास्ते की धूल और वही खास मिट्टी लगी है जो उस इलाके में पाई जाती है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। और जहां तक ऊंट की बात है तो मुझे लगता है कि इन अजनबियों ने उसे सचमुच नहीं देखा। उन्होंने जो भी बताया वह उनकी अद्भुत अवलोकन शक्ति और अनुमान का परिणाम था। वे चोर नहीं हैं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और अनुभवी यात्री हैं। लेकिन फिर ऊंट कहा गया। करीम सेठ, जो अब बाहर आ चुका था, चिल्लाया। अध्याय 8, अप्रत्याशित मोड़ और असली चोर। तभी गांव का एक चरवाहा दीनू भागता हुआ आया। वह हाँफ रहा था, काजी साहब, काजी साहब, गजब हो गया। क्या हुआ दीनू? शांति से बताओ, काजी ने कहा। दीनू ने कहा, मैं अपनी बकरियां चराते हुए जंगल की ओर गया था तो मैंने देखा कि लंबू डाकू और उसके दो साथी एक ऊंट को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ऊंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा करीम सेठ बता रहे थे, भूरा, एक आंख से काना, लंगड़ाता हुआ, और उस पर लाल काठी भी है। लंबू डाकू उस इलाके का कुख्यात अपराधी था। उसका नाम सुनते ही करीम सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। काजी ने तुरंत सिपाहियों को लंबू डाकू को पकड़ने का आदेश दिया। अब तीनों अजनबियों की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। करीम सेठ शर्मिंदा था। उसने अजनबियों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो भाइयों, उसने कहा। मैं अपने नुकसान से इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम पर शक किया। तुम्हारी अवलोकन शक्ति तो सचमुच कमाल की है। अजनबियों ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वे तो बस मदद करना चाहते थे। अध्याय 9, मुल्ला का सम्मान और सूझबूझ की प्रशंसा। काजी बशीर अहमद मुल्ला नसरुद्दीन की ओर मुड़े। मुल्ला, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ निराली है। तुमने न केवल बेगुनाहों को सजा से बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि गहराई से समझना चाहिए। गांव वाले भी मुल्ला की प्रशंसा कर रहे थे। मुल्ला जिंदाबाद के नारे लगने लगे। मुल्ला ने बस विनम्रता से मुस्कुरा दिया।
काजी साहब, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। असली हीरो तो ये 3 अजनबी हैं जिनकी तेज नजर और अक्ल ने हमें सही दिशा दिखाई। और हाँ, दीनू चरवाहा भी, जिसने सही समय पर खबर दी। बाद में जब सिपाही लंबू डाकू और उसके साथियों को पकड़कर ले आए तो उनके पास से करीम सेठ का ऊंट और सारा माल बरामद हो गया। करीम सेठ ने खुशी में तीनों अजनबियों को इनाम देना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। हाँ, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को धन्यवाद जरूर दिया। अध्याय 10 एक शांत शाम और चिंतन। शाम को मुल्ला नसरुद्दीन फिर से अपनी झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। सुल्तान उनके पास खड़ा घास चर रहा था। फातिमा उनके लिए गर्मागर्म चाय लेकर आई। आज तो आपने कमाल कर दिया, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरा गांव आपकी तारीफ कर रहा है। मुल्ला ने चाय की चुस्की ली। फातिमा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस थोड़ा सा ध्यान दिया और कुछ सरल सवाल पूछे। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटे छोटे अवलोकन और सही सवालों से हल हो जाती हैं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज डूब रहा था और तारे टिमटिमाने लगे थे। दुनिया रहस्यों से भरी है फातिमा, और हर रहस्य को सुलझाने की चाबी हमारे अपने दिमाग में, हमारी अपनी सूझबूझ में छिपी होती है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। फातिमा ने अपने पति को गर्व से देखा। वह जानती थी कि मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ एक मजाकिया और हाजिर जवाब इंसान ही नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतक और असाधारण बुद्धि के धनी भी हैं। उनकी निराली सूझबूझ ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी अकशहर के इतिहास में दर्ज हो गई, जो लोगों को सिखाती रही कि कैसे शांत रहकर, ध्यान से देखकर और बुद्धिमानी से सवाल पूछकर बड़ी से बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। यह कहानी उनकी निराली सूझबूझ का एक और प्रमाण थी, जो हंसी के साथ साथ गहरी सीख भी देती थी। उनकी विरासत उनकी कहानियों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और सूक्ष्म अवलोकन में भी पाया जाता है। जरूर प्रस्तुत है मुल्ला नसरुद्दीन का एक नया विस्तृत एपिसोड, जो लगभग 10,000 शब्दों का प्रयास करेगा। इस कहानी में हम मुल्ला को एक नई, आधुनिक, उनके समय के हिसाब से चुनौती का सामना करते हुए देखेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन और चमत्कारी वीर। अध्याय 1 एक अजीब खबर। अकशहर का छोटा सा कस्बा अपनी ही धीमी, परिचित गति से चल रहा था। सुबह सूरज उगता, मुर्गे बांग देते, किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ते और बाजार में धीरे धीरे रौनक बढ़ती। मुल्ला नसरुद्दीन अपने विश्वस्त गधे सुल्तान, जो नाम के विपरीत काफी विनम्र और धैर्यवान था, पर सवार होकर रोज की तरह बाजार की ओर निकले। आज उनकी पत्नी फातिमा ने उन्हें कुछ जरूरी सामान लाने की लंबी फहरिस्त थमाई थी और मुल्ला का मन कुछ खिन्न था। सुल्तान, मुल्ला ने गधे के कान में फुसफुसाया, कभी कभी मुझे लगता है कि फातिमा सोचती है कि मेरी जेबें सोने की खान हैं और तुम उड़ने वाले कालीन हो। इतनी लंबी सूची, और देखो तो आज धूप भी कितनी तेज है। सुल्तान ने हमेशा की तरह अपनी गर्दन हिलाई, जिसका अर्थ मुल्ला ने अपनी सुविधानुसार हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं निकाला। बाजार में पहुंचते ही मुल्ला ने देखा कि आज कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी थी। लोग छोटे छोटे झुंडों में खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में उत्तेजना और अविश्वास का मिलाजुला भाव था। हामिद हलवाई की दुकान पर, जहां आमतौर पर सुबह के समय ताजी जलेबियों की खुशबू फैली होती थी, आज जलेबियों से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। क्या बात है हामिद भाई, मुल्ला ने सुल्तान को एक खंभे से बांधते हुए पूछा। आज तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या तुमने जलेबियों में सोना मिलाना शुरू कर दिया है?
हामिद, जो पसीने से तरबतर था और अपनी गोलमटोल तोंद को संभालते हुए लोगों को धकिया रहा था, बोला, अरे मुल्ला जी, आप कहाँ थे? गांव में तो तहलका मचा हुआ है। एक सौदागर आया है दूर देश से, कहता है उसके पास चमत्कारी बीज हैं। चमत्कारी बीज? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। कैसे चमत्कार? क्या वे रातों रात सोने के पेड़ उगाते हैं या उनसे बातें करने वाले खरबूजे निकलते हैं? एक ग्रामीण जो पास ही खड़ा था बोला, नहीं मुल्ला जी, कहते हैं ये बीज ऐसे हैं कि इन्हें बोने से जो फसल उगती है वह साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा होती है। और तो और उस फसल को खाने से बीमारियां दूर होती हैं और उम्र भी बढ़ती है। मुल्ला की एक भौं ऊपर चढ़ गई। अच्छा, और यह सौदागर कहाँ मिलेगा? मैं भी तो देखूं यह कौन सा अजूबा है। अध्याय 2, सौदागर का मायाजाल। लोगों ने बताया कि सौदागर, जिसका नाम जफर था, गांव के बाहर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाले हुए हैं। मुल्ला सुल्तान पर सवार हुए और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें और भी कई ग्रामीण उसी दिशा में जाते हुए मिले। सबके चेहरों पर आशा और लालच का मिश्रण था। पीपल के पेड़ के नीचे सचमुच एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था। जफर, एक लंबा पतला आदमी जिसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी और जिसने रंग बिरंगे विदेशी कपड़े पहन रखे थे, एक ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी नक्काशीदार संदूकची रखी थी। उसके आसपास कुछ हट्टे कट्टे दिखने वाले सहायक भी थे। जफर बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोल रहा था, मेरे भाइयों और बहनों, मैं दूर हिंदुस्तान के पहाड़ों से, जहां देवताओं का वास है, ये अद्भुत बीज लेकर आया हूं। ये कोई साधारण बीज नहीं, ये जीवनवर्धक अमृत बीज हैं। इन्हें अपनी जमीन में बो और देखो कैसे तुम्हारी किस्मत बदलती है। एक दाने से 100 दाने, और हर दाना स्वास्थ्य और समृद्धि से भरपूर। वह संदूकची खोलता और उसमें से कुछ चमकते हुए बैंगनी रंग के बीज निकालकर दिखाता। देखो, इनकी आभा देखो, यह स्वयं कुबेर का आशीर्वाद है। जो आज इन बीजों को खरीदेगा वह कल का धनवान होगा। लोग सम्मोहित से उसे देख और सुन रहे थे। कुछ ने हिम्मत करके पूछा, सौदागर साहब, इनकी कीमत क्या है? जफर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इन अमूल्य बीजों की कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि मैं इतनी दूर से आया हूं और चाहता हूं कि आप सबका भला हो, इसलिए मैं बस अपने सफर का खर्च और थोड़ी सी गुरुदक्षिणा लूंगा। एक बीज की कीमत मात्र 1 सोने की अशर्फी। 1 सोने की अशर्फी। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन जफर ने बात जारी रखी, सोचो मेरे दोस्तों, 1 अशर्फी आज और कल तुम्हारे खेत सोने से लदे होंगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तुम्हारे घर में खुशहाली होगी। क्या यह सौदा महंगा है? मुल्ला नसरुद्दीन यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ अमीर किसान जो अपनी जमीन से और अधिक लाभ कमाना चाहते थे, आगे बढ़कर बीज खरीदने लगे। उनकी देखा देखी कुछ कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग भी, जो शायद अपनी जमा पूंजी या उधार लेकर आए थे, बीज खरीदने की कतार में लग गए। मुल्ला ने अपने पास खड़े एक किसान रशीद से पूछा, रशीद भाई, तुम भी यह बीज खरीदोगे? तुम्हारे पास तो पहले ही अच्छी फसल होती है। रशीद ने चिंतित स्वर में कहा, मुल्ला जी, क्या करें? सब खरीद रहे हैं। अगर यह सचमुच चमत्कारी निकला और हम पीछे रह गए तो फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मुल्ला ने सिर हिलाया। हम यह पीछे रह जाने का डर भी बड़ी अजीब चीज है। अध्याय 3, मुल्ला की जिज्ञासा और फातिमा की चिंता।
शाम को जब मुल्ला घर लौटे तो फातिमा दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बाजार की अधूरी सूची थी। कहाँ रह गए थे इतनी देर, उसने पूछा। उसकी आवाज में नाराजगी थी। और यह क्या, आधी चीजें तो लाए ही नहीं, क्या सारा दिन गप मारने में निकाल दिया? मुल्ला ने सुल्तान को थपथपाते हुए कहा, अरे बेगम, आज बाजार में एक ऐसा तमाशा देखा कि बाकी सब भूल गया। एक सौदागर आया है, चमत्कारी बीज बेच रहा है। कहता है एक बीज से 100 गुना फसल और बीमारियां भी दूर। फातिमा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच? क्या यह मुमकिन है? मुमकिन है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारते हुए कहा। लेकिन लोग ऐसे खरीद रहे थे जैसे मुफ्त में बंट रहे हों। एक बीज एक सोने की अशर्फी का।